Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting gibberellins and we will discuss about its bioassay methods and receptors. जिब्रेलिन्स आज हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले हम ऑक्सिन्स पढ़ चुके हैं। ऑक्सिन्स की तरह जिब्रेलिन्स भी एक पूरा ग्रुप है हार्मोन्स का और ये प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर्स में आ जाता है। इसके जो डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रोसेसेस पे जो इफ़ेक्ट्स हैं उनमें स्टेम इलोंगेशन, जर्मिनेशन, डोरमेंसी, फ्लावरिंग, फ्लावर डेवलपमेंट, लीफ एंड फ्रूट सेनेसेंस वगैरह शामिल हैं। जितने प्लांट हार्मोन्स डिस्कवर हो चुके हैं उनमें सबसे जो लॉन्गेस्ट नोन ग्रुप है या लॉन्गेस्ट नोन क्लास है वो ये जिब्रेलिन्स हैं। जिब्रेलिक एसिड की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ब्रियन एट ऑल ने 1955 में इसकी एक टाइप जिब्रेलिक एसिड 3 GA3 जिसको लिखते हैं उसको आइसोलेट किया है प्योर फॉर्म में। किसने किया है? ब्रियन एट ऑल मीन्स ब्रियन एंड हिज कोवर्कर्स। उसके बाद क्रॉस ने 1961 में जिब्रेलिक एसिड 3 के स्ट्रक्चर को स्टडी किया। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है C19H22O6 और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। जिब्रेलिक एसिड 3 जो है सबसे ज़्यादा स्टडी इसी की गई है जिब्रेलिन्स के ग्रुप में। कमर्शियल पर्पस के लिए जब यूज़ करते हैं तो दो जिब्रेलिन्स का मिक्सचर यूज़ करते हैं जिसमें GA4 और GA7 शामिल हैं। इन दोनों का मिक्सचर बना के कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब तक जिब्रेलिन्स में 125 डिफरेंट टाइप्स जो हैं इसकी डिस्कवर हो चुकी हैं जो कि ज़्यादातर नेचुरल फॉर्म्स में प्लांट्स में या फंजाई में पाई जाती हैं। एक फंगस है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोरी। इसमें 15 जिब्रेलिन्स की टाइप्स जो हैं वो एक ही फंगस में मौजूद हैं। अब जैसे हमने बात की कि जिब्रेलिन्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और ये देखा गया है कि एक प्लांट में एक से ज़्यादा फॉर्म्स जिब्रेलिन्स की पाई जाती हैं। अब ये जो इसका करैक्टर है ये यूनिक है फ्रॉम ऑक्सिन्स, क्योंकि ऑक्सिन्स में हमने देखा था कि ऑक्सिन जिन प्लांट्स में पाया जाता है वहाँ उसकी सिर्फ एक सिंगल नेचुरल फॉर्म ही पाई जाती है, जबकि जिब्रेलिन्स जो है एक प्लांट में अगर वो मौजूद हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एक प्लांट में मौजूद हो सकते हैं। इसकी जो सिंथेसिस है वो होती है एपिकल शूट बर्ड्स मींस यंग लीव्स में, रूट की टिप्स पे या फिर डेवलपिंग सीड्स में। इसकी सिंथेसिस के लिए जो प्रिकर्सर है वो है मेवलोनिक एसिड। मेवलोनिक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A से डिराइव होता है। इसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है थ्रू सिंपल डिफिजन प्लांट के अंदर, या इसके अलावा जो कंडक्टिंग चैनल्स या कंडक्टिंग डक्ट्स हैं जाइलम या फ्लोएम, इनके ज़रिए भी ये ट्रांसपोर्ट होता है। बाउंड जिब्रेलिन्स, जैसे कि नाम से जाहिर है बाउंड मीन्स कि इसके साथ कोई और मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड होता है। अब जिब्रेलिन्स जो हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं होते सारे, बाउंड फॉर्म्स में ज़्यादातर देखा गया है कि सीड्स और फ्रूट्स में ये बाउंड फॉर्म्स में होते हैं। जब ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ बाउंडेड होते हैं, उनके साथ एक कॉन्जुगेट बनाते हैं तो ये कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड जिब्रेलिक एसिड्स। इनके जो कॉन्जुगेट्स बनते हैं वो ज़्यादातर बनते हैं ग्लूकोज के साथ हायर प्लांट्स में, और इसी के अलावा जिब्रेलिक एसिड ग्लूकोसाइड्स ये कॉन्जुगेट है इसका, या फिर जिब्रेलिक एसिड ग्लूकोसाइल एस्टर्स ये जो हैं ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। और इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स में ये इनएक्टिव होते हैं, ये कोई ग्रोथ रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म नहीं करते जब तक कि इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो जाती। जब ये हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं उसके बाद ये एक्टिव हो जाते हैं। बायोएसे मेथड्स इन जिब्रेलिन्स। बायोएसे टर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी केमिकली एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी को चेक किया जाता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर तो वो उसका बायोएसे मेथड कहलाता है। तो बायोएसे मेथड्स के लिए हमें उस पार्टिकुलर जो केमिकल कंपाउंड है या जो हार्मोन है उसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स का भी पता होना चाहिए। तो इसमें जो मेजर इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं उनमें है इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स, कि दो नोड्स के दरमियान जो इंटरनोड होती है उसको ये इलोंगेट करते हैं। लीफ शीथ ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स, के जो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ शीथ्स को ये इलोंगेट करते हैं। हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन करते हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि एमाइलेज है, और इसके अलावा कुछ और हाइड्रोलेजेस हैं जो कि जर्मिनेटिंग सीरियल सीड्स में बनते हैं, उनकी प्रोडक्शन को भी ये
इंड्यूस करते हैं या प्रमोट करते हैं। बायो एसे मेथड्स में हम फर्स्ट देखेंगे ड्वार्फ मेज़ टेस्ट। अब जो मेज़ प्लांट होता है नॉर्मली उसकी हाइट होती है तकरीबन 3 मीटर तक, लेकिन मेज़ प्लांट्स के कुछ म्यूटेंट्स भी पाए जाते हैं, ड्वार्फ म्यूटेंट्स होते हैं जो कि हाइट में कम होते हैं। ऐसे ड्वार्फ म्यूटेंट्स का देखा गया कि उनकी हाइट 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ती, जबकि नॉर्मल जो है वो 3 मीटर के होते हैं। अब इनमें जो ड्वार्फिंग जीन पाया जाता है जिसकी वजह से ये ड्वार्फ रह जाते हैं, शॉर्ट हाइटेड रह जाते हैं, वो देखा गया है कि वो जीन जो है वो नॉन अलीलिक है। मींस उसके जो दो कंट्रास्टिंग अलील्स होते हैं वो नहीं है, सिंगल जीन जो है वो मौजूद है जो काज कर रहा है ड्वार्फिंग। फिर ये देखा गया कि इन ड्वार्फ म्यूटेंट्स के ऊपर जब जिब्रेलिक एसिड अप्लाई किया जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट के बाद ये एक नॉर्मल प्लांट जितनी हाइट मींस 3 मीटर तक की हाइट भी अटेन कर लेते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट विद जिब्रेलिक एसिड। अब क्योंकि हम मेज़ टेस्ट में मेज़ प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको ज़रा सा आप थोड़ा सा स्ट्रक्चरली देख लेंगे कि मेज़ प्लांट जो है जब वो ग्रो करता है उसका ये बेसल पार्ट जो है ये कहलाता है शीथ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें कि इस नोट के ऊपर ये जो हाई लाइन कलरलेस सा जो ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है लाइग्यूल, और यहाँ इसके साथ एक हेयरी सी आउट ग्रोथ है ऑरिकल कहलाती है, और इसके ऊपर जो एराइज हो रहा है लीफ, उसको लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना कहा जाता है। अब इस टेस्ट में करते क्या हैं कि मेज़ की सीडलिंग ली जाती है और जब वो ग्रो होने लगती है उसकी कोलियोप्टाइल में से जो फर्स्ट लीफ इमर्ज होता है, ठीक है, वो फर्स्ट अनफोल्डिंग लीफ जो है उसके ऊपर टेस्ट सॉल्यूशन अप्लाई करना होता है। टेस्ट सॉल्यूशन होता है जिब्रेलिक एसिड का, मीन्स उसमें जिब्रेलिक एसिड भी शामिल है। उसको अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइपेट और ड्रॉप वाइज जो है वो उस अनफोल्डिंग लीफ के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अब क्योंकि वो ड्वार्फ म्यूटेंट है उसमें सिंगल ड्वार्फ म्यूटेंट जीन भी पाया जाएगा, उसके ऊपर हमने जिब्रेलिक एसिड अप्लाई कर दिया उस लीफ के ऊपर। 3 to 5 डेज़ का उसको टाइम दे दिया जाता है कि वो अपनी ग्रोथ करे। उसके बाद क्या किया जाता है कि उसकी लेंथ चेक की जाती है लीफ शीथ की फ्रॉम द लाइग्यूल टू द कोलियोप्टाइल नोड, ठीक है। 3 to 5 डेज़ के बाद हम क्या चेक करेंगे, हम लीफ शीथ की लेंथ को चेक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, लाइग्यूल से कोलियोप्टाइल नोड तक। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये लाइग्यूल होता है। अब देखें हमने लेंथ कौन सी चेक करनी है कि ये जो कोलियोप्टाइल नोड है जो बेस पे है बिल्कुल, ठीक है, इस बेस से इस लाइग्यूल तक, नीचे बेस से लाइग्यूल तक की जो लेंथ है ये शीथ हाइट कहलाती है। तो ये लेंथ हमने इसकी मैयर करनी है। इस लेंथ से हम देखेंगे कि ये जो ड्वार्फिंग स्पीशीज़ थी, म्यूटेंट थी, क्या इसमें जिब्रेलिक एसिड की वजह से इलोंगेशन हुई है कि नहीं, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड जो है वो इलोंगेशन काज करता है। नेक्स्ट इसमें है ड्वार्फ पी टेस्ट। अब ड्वार्फ पी टेस्ट जो है ये मोस्ट एक्सटेंसिवली जो है यूज़ किया जाता है फॉर चेकिंग द एक्टिविटी ऑफ जिब्रेलिन्स। इसमें पी सीडलिंग्स ली जाती हैं, मटर की जो सीडलिंग्स हैं वो ली जाती हैं और वो लेते हैं ड्वार्फ वैरायटी की, ठीक है। अब ड्वार्फ वैरायटी की वो जो सीडलिंग्स हैं ऐसी होनी चाहिए जिसमें कॉटिलिडनरी नोड से हुक तक की जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि ये पी का जो सीड है जब ये इमर्ज होती है इसमें से सीडलिंग तो इस तरह से है कि ये जो ऊपर इसकी इमर्जिंग सीडलिंग है वो इस तरह से हुक बनाती है, ठीक है, ये कहलाता है हुक। और ये जो बेसल पार्ट है जहाँ से इमर्ज हुआ है, यहाँ एक नोड सा नज़र आ रहा है, ये होता है कॉटिलिडनरी नोड। तो कॉटिलिडनरी नोड से हुक तक का जो इसकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये ड्वार्फ वैरायटी हमने लेनी है फॉर द टेस्ट ऑफ ड्वार्फ पी टेस्ट। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने टेस्ट सॉल्यूशन बनाया जिसमें जिब्रेलिक एसिड शामिल है और उस टेस्ट सॉल्यूशन को माइक्रो सिरेंज की मदद से अप्लाई करना है हमने एट द एपिक्स ऑफ ईच प्लांट के। हमने इसी तरह के बहुत सारी जो है ड्वार्फ पी सीडलिंग्स ले ली हैं और हमने उनकी एपिक्स पे, टिप पे हमने ये अप्लाई करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है उसकी लेंथ ऑफ द शूट फ्रॉम द कॉटिलिडनरी नोड टू द हाईएस्ट विजिबल नोड आफ्टर 5 डेज़। जब हमने उस पर टेस्ट सॉल्यूशन अप्लाई कर दिया टिप पे, 5 डेज़ की ग्रोथ के बाद हम देखेंगे कि जो कॉटिलिडनरी नोड थी जो बिल्कुल उसकी पी की बेस पे होती है कॉटिलिडनरी नोड, वहाँ से
जो अब फ़र्ज़ करें कि इतनी हाइट उस पी प्लांट की सीडलिंग की जो है हो गई है, तो इसकी जो बेसल नोड है वहाँ से जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो नोड है, नोड्स देखें इस तरह से बनते हैं, यहाँ पर एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो जो हाईएस्ट विजिबल नोड है वहाँ तक इसके कॉटिलिडनरी नोड से हाईएस्ट विजिबल नोड तक की लेंथ को मेजर किया जाता है और उससे फिर इसकी लेंथ का अंदाज़ा करते हैं कि क्या इसमें जो ड्वार्फिंग है वो ख़त्म हुई है कि नहीं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट इज़ हाइपोकोटाइल इलोंगेशन टेस्ट। हाइपोकोटाइल इलोंगेशन टेस्ट में हम पहले देख लेते हैं कि हाइपोकोटाइल होता क्या है। अब कुछ प्लांट्स की जब सीड्स उनके ग्रो कराए जाते हैं तो उनकी जर्मिनेशन होती है एपीजियल, कुछ सीड्स की जर्मिनेशन होती है हाइपोजियल। तो ये हम नेक्स्ट आउटलाइन में इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी क्योंकि इसमें एक टर्म यूज़ हुई है एपीजियल, तो एपीजियली जर्मिनेटिंग जो सीडलिंग्स होती हैं वो इस तरह ग्रो करती हैं कि जब सीड्स को ग्रो कराते हैं तो उनमें उनकी जो शूट है वो इस तरह से पहले इमर्ज होती है और उसके बाद उसका जो सीड से ये कॉटिलिडनरी पार्ट है ये ऊपर इमर्ज होता है। फर्स्ट उसके जो कॉटिलिडनरी लीफ हैं वो सॉइल से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है उसमें कॉटिलिडनरी लीफ सॉइल के अंदर ही रहते हैं, ऊपर इमर्ज नहीं करके आते। जबकि एपीजियल जर्मिनेशन में ये अपवर्ड जो हैं आ जाते हैं, सॉइल से अबव ये एराइज हो जाते हैं। तो इस कॉटिलिडन के ऊपर का जो हिस्सा है जब ये ग्रो करता है, कॉटिलिडनरी लीव्स के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है एपिकोटाइल और इन कॉटिलिडनरी लीव्स के नीचे वाला जो बेसल पार्ट है जो कि सॉइल के ऊपर है, ठीक है, अबव द सॉइल, यहाँ से कॉटिलिडनरी लीफ तक, ये जो है ये हाइपोकोटाइल कहलाता है। तो हमने क्या करना है, इसमें हाइपोकोटाइल इलोंगेशन टेस्ट है, तो हाइपोकोटाइल की लेंथ को इसमें मेजर किया जाता है। अब इसमें जो प्लांट्स शामिल हैं जो कि इस तरह की ग्रोथ शो करते हैं उनमें कुकम्बर है, लेटस, सलाद के पत्ते जो होते हैं, मस्टर्ड है, इनमें हाइपोकोटाइल्स जो हैं वो इमर्ज होते हैं और इनको एज अ टेस्ट मटेरियल यूज़ किया जाता है। टेस्ट सॉल्यूशन जिब्रेलिक एसिड का बनाने के बाद उस टेस्ट सॉल्यूशन को इन सीडलिंग्स की एपिकल बर्ड्स, बिल्कुल टॉप पे जो बर्ड होगी उसके ऊपर माइक्रोपाइपेट की मदद से ये टेस्ट सॉल्यूशन जो है अप्लाई कर दिया जाएगा और फिर 3 to 4 डेज़ के लिए इसको ग्रो होने दिया जाएगा। 3 to 4 डेज़ के बाद इनके हाइपोकोटाइल की जो लेंथ है, जैसे मैंने बात की कि ये फ्रॉम द सॉइल लेवल टू कॉटिलिडनरी नोड, यहाँ तक ये जो हाइट बनती है ये इसकी हाइपोकोटाइल है। तो इसकी हाइट को ये मेजर किया जाएगा और हाइपोकोटाइल की जो हाइट है वो जिब्रेलिक एसिड की वजह से इलोंगेट हो जाती है। तो जितनी इलोंगेशन होगी वो होगी प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। मींस जितनी ज़्यादा वो हाइट हुई, हाइट में वो इलोंगेट कर रहा है, वो डिपेंड करता है जिब्रेलिक एसिड की कंसंट्रेशन पे कि अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाइट भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज़ पोटैटो आई टेस्ट। पोटैटो ट्यूबर्स आपने देखे हुए होंगे, इनके ऊपर इस तरह से बर्ड्स या आइज़ होती हैं, ये भी आपने देखी हुई होंगी कि इस तरह से ये बर्ड्स इसके ऊपर बन जाती हैं जो कि स्प्राउट भी होती हैं, ग्रो करती हैं। तो इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि फ्रेशली हार्वेस्टेड पोटैटो ट्यूबर्स ले जाते हैं, जो फ्रेश पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं उनको लिया जाता है और उसके बाद उनके ऊपर जो ये आइज़ होती हैं इनको कॉर्क बोरर की मदद से अलग कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है ट्यूबर से। उसके बाद ये जो आइज़ हैं इनको हमने ट्रीट कराना है विद द टेस्ट सॉल्यूशन। और किस तरह से कराना है कि एक पेट्री डिश ले ली जाती है, उस पेट्री डिश में ये जो पीसीज हैं ये डाल दिए जाते हैं और उसमें फिर टेस्ट सॉल्यूशन भी उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर उसको ग्रो होने के लिए रख दिया जाता है। बाद में उसको चेक करते हैं कि कितनी आइज़ हमने इसमें डाली थी इन पोटैटो ट्यूबर्स की और उनमें से कितनी जो हैं वो स्प्राउट हुई हैं, ग्रो हुई हैं। तो इससे उनकी परसेंटेज हम काउंट करते हैं कि टोटल जो है कितनी हमने ट्रीट करवाई हैं सॉल्यूशन में और उनमें से कितनों की स्प्राउटिंग हुई है, कितनों की नहीं है हुई। तो ये हम स्प्राउटिंग के ज़रिए जो है हम इसमें ये टेस्ट जो है ये इसकी इफ़ेक्ट्स चेक करते हैं। नेक्स्ट है र्यूमिक्स लीफ सेनिसेंस टेस्ट। लीफ सेनिसेंस क्या होता है कि लीफ येलो होने के बाद गिर जाते हैं, एब्सेशन हो जाती है, जो कि सेनिसेंस कहलाती है टर्म, या एब्सेशन भी कहते हैं इसको। तो
इस सीनेसेंस की रिटार्डेशन में जो एक्टिव रोल है वो साइटोकाइनिन्स का है। साइटोकाइनिन्स भी प्लांट हार्मोन्स हैं, लेकिन एक प्लांट ऐसा है र्यूमिक्स ऑब्ट्यूसिफोलियस जिस पे साइटोकाइनिन्स जो है अप्लाई करने से सीनेसेंस की रिटार्डेशन नहीं होती। रिटार्डेशन ऑफ सीनेसेंस का क्या मतलब है कि अगर ये हार्मोन अप्लाई कर दिया जाए प्लांट के ऊपर, जैसे हम कह रहे हैं कि साइटोकाइनिन जो है ये काज करता है रिटार्डेशन ऑफ सीनेसेंस, तो जिस प्लांट के ऊपर साइटोकाइनिन अप्लाई कर दिया जाएगा उनके जो लीव्स हैं वो गिरेंगे नहीं, रिटार्ड कर देगा, उनकी गिरने के अमल को जो है वो रोक देगा या डिले कर देगा, सीनेसेंस उनमें रिटार्ड हो जाएगी। लेकिन एक प्लांट ऐसा है र्यूमिक्स ऑब्ट्यूसिफोलियस जिसमें साइटोकाइनिन जो है वो ये रिटार्डेशन नहीं कर पाता। और देखा गया है कि सिर्फ जिब्रिलिक एसिड ऐसा हार्मोन है जो इस प्लांट में, ये प्लांट दिखाया गया है र्यूमिक्स ऑब्ट्यूसिफोलियस में, रिटार्डेशन करता है सीनेसेंस की। अब इसमें करते क्या हैं कि इस टेस्ट में इन लीव्स में से कुछ लीफ डिस्क्स जो हैं वो कट कर ली जाती हैं, ठीक है। कुछ लीफ डिस्क्स हमने ले ली और उनको पेट्री डिश के अंदर रख दिया जाता है। पेट्री डिश में पहले फ़िल्टर पेपर रख देते हैं और उसके बाद उसमें टेस्ट सॉल्यूशन डाल दिया जाता है, फिर उसमें ये लीव डिस्क जो हैं वो उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। फिर उसको 4 to 5 डेज़ के लिए डार्कनेस में इंक्यूबेट कर लिया जाता है, ग्रो होने के लिए छोड़ दिया जाता है 4 से 5 दिन तक डार्कनेस में। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि उनमें सीनेसेंस हुई है या नहीं। अब सीनेसेंस कैसे पता चलेगी कि वो लीव्स येलो हुए हैं या ग्रीन ही हैं? तो जैसे हमने कहा कि जिब्रिलिक एसिड का जो इफ़ेक्ट है वो इन पे ये होता है कि ये इस स्पीशीज़ की सीनेसेंस को रिटार्ड करते हैं। तो ये जो लीव्स टेस्ट सॉल्यूशन में हमने डाले थे वो ग्रीन ही रहेंगे और फिर उसका क्लोरोफिल भी एक्सट्रैक्ट करके देखा जा सकता है कि उनमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। इट मीन्स कि उनमें क्लोरोफिल अगर मौजूद है तो सीनेसेंस वो शो नहीं कर रहे। साथ ही हमने वो जब लीफ ट्रीट कराए थे तो कुछ लीफ हम कंट्रोल पे भी रख देते हैं कि उनको ट्रीटमेंट नहीं देते, लेकिन जब हमने कुछ लीव्स को ट्रीटमेंट दिया उसी टाइम कुछ लीव्स हमने कट करके नॉर्मली जो है हमने एक साइड पर रख दिए। तो उन कंट्रोल लीव्स में हम देखते हैं कि सीनेसेंस हो रही है, मीन्स उनमें येलोइंग जो है वो ऑब्ज़र्व की जाती है और उसमें लॉस ऑफ क्लोरोफिल देखा गया, मीन्स उनमें सीनेसेंस जो है वो हो जाती है। एमाइलेज फॉर्मेशन टेस्ट। एमाइलेज फॉर्मेशन टेस्ट जो है ये तमाम टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है फॉर द एक्टिविटी ऑफ जिब्रिलिक एसिड्स, क्योंकि ये जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं जैसे बार्ले ग्रेन्स हैं या कोई और सीरियल्स के ग्रेन्स हैं उनमें अल्फ़ा एमाइलेज को ये उसकी ग्रोथ को जो है ये प्रमोट करता है, उसकी सिंथेसिस को ये बढ़ाता है। अल्फ़ा एमाइलेज जो है ये एक तरह का हाइड्रोलेज एंजाइम है जो कि इन सीरियल ग्रेन्स में उनकी सीडलिंग की ग्रोथ के टाइम पे जो है वो बनता है। अब इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि कुछ सीरियल्स के सीड्स लिए जाते हैं, जैसे बार्ले के सीड्स ले लिए जाते हैं या राइस के सीड्स ले लिए जाते हैं और उनको 30 मिनट के लिए वाटर में सोक कर दिया जाता है, भिगो दिया जाता है। उसके बाद इन राइस के ऊपर जो इनकी हस्क होती है वो रिमूव कर दी जाती है, ग्रेन्स जो हैं वो अलग कर दिए जाते हैं। अब ये डी हस्क्ड सीड्स हैं, मीन्स जिसमें सिर्फ सीड्स होंगे, उनकी हस्क जो है वो रिमूव कर दी गई है। उन सीड्स को पहले तो स्टेरिलाइज़ किया जाता है विद कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। ये जब उसको अप्लाई करेंगे तो वो स्टेरिलाइज़ हो जाएंगे। स्टेरिलाइजेशन के बाद हम इन सीड्स को डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लेते हैं ताकि ये जो हमने केमिकल अप्लाई किया है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये उसमें से अब रिमूव हो जाए स्टेरिलाइजेशन के बाद। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद इन सीड्स को कट कर लिया जाता है 2 हाफ्स में ट्रांसवर्सली, मींस लेंथ वाइज, ठीक है। अब ट्रांसवर्सली जब हम उनको 2 इक्वल पार्ट्स में 2 हाफ्स में कट करते हैं तो उसमें जो एम्ब्रियो होता है वो जाहिर है पूरे सीड के अंदर नहीं होता, एक साइड पे होता है, तो वो एक हाफ में एम्ब्रियो जाएगा, दूसरे हाफ में सिर्फ एंडोस्पर्म होगा, एम्ब्रियो नहीं होगा। तो करना क्या है कि वो एंडोस्पर्म लेने हैं, वो सीड के हाफ्स लेने हैं जिनमें एंडोस्पर्म मौजूद होगा, एम्ब्रियो नहीं होगा, ठीक है। उसको हमने बायोएसे मेथड में इस्तेमाल करना है जिस हाफ में सिर्फ एंडोस्पर्म है। अब इस तरह के एम्ब्रियोलेस एंडोस्पर्म हम इन्हें कहते हैं कि हमने सिर्फ एंडोस्पर्म लिया है, उसमें एम्ब्रियो नहीं है। एम्ब्रियोलेस एंडोस्पर्म हाफ्स जो हैं वो हमने 10 ले लिए और उसके बाद हमने उनको स्मॉल डिशेस में
जो है एक बफर उसमें डाल दिया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये जो एंटीबायोटिक एक्टिविटीज़ ये शो करता है कि मीन्स ये एंटी बैक्टीरियल है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी उसमें डाल दिया जाता है ताकि कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें ना हो जब सीड्स उसको उनको ट्रीट कराया जाए सीड्स को। और उसके साथ ही हमने टेस्ट सॉल्यूशन डालना है जिसमें जिब्रेलिक एसिड शामिल होगा। ठीक है, हमने उसमें बफर डाला स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एंटी माइक्रोबियल है, और उसी के साथ ही हमने उसमें टेस्ट सॉल्यूशन डाला जिसमें जिब्रेलिक एसिड शामिल है। अब इन एंडोस्पर्म हार्व्स को हमने इंक्यूबेट होने देना है एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 आवर्स। ठीक है, 20 आवर्स के बाद हमने इनको निकालना है। और फिर हमने क्या करना है कि हमने इनमें से एक्सट्रैक्शन करनी है अल्फ़ा एमाइलेज़ की, क्योंकि हमने कहा कि इन सीरियल्स के सीड्स में जिब्रेलिक एसिड का ये इफ़ेक्ट है कि वो एमाइलेज़ की प्रोडक्शन करता है। अब जब हम उन हाफ्स को ले लेंगे आफ्टर 20 आवर्स तो हम उसमें उसकी अल्फ़ा एमाइलेज़ एक्टिविटी को चेक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड जो सॉल्युबल स्टार्च है उसको एज अ सबस्ट्रेट लिया जाता है, क्योंकि हमने कहा कि ये जो एमाइलेज एंजाइम है ये एक तरह का हाइड्रोलेज है, इन नेचर जो है ये हाइड्रोलिसिस करता है। तो इसको पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से जो भी सब्सटेंस होगा। अब हमें नहीं पता कि अल्फ़ा एमाइलेज इसमें बना है कि नहीं। जब हमने एक्सट्रैक्शन कर ली इन एंडोस्पर्म हार्व्स में से, और एक्सट्रैक्शन के बाद जो मटेरियल हमारे पास आया है उसको हम ट्रीट कराएंगे विद सॉल्युबल स्टार्च। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या सॉल्युबल स्टार्च जो था उसकी हाइड्रोलिसिस हुई है या नहीं। अगर तो उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है इट मीन्स कि एमाइलेज जो था वो प्रोड्यूस हो गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जिब्रेलिक एसिड। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है सीड का, कि सीड में यहाँ पर एक साइड पे जो है ये एम्ब्रियो है, फिर यहाँ पर ये कॉटिलीडन है, ये उसका एंडोस्पर्मिक पार्ट है, और एंडोस्पर्म के बाहर जो एक वॉल सी है ये इसे कहते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, और इसमें जिब्रेलिक एसिड क्या करते हैं, अल्फ़ा एमाइलेज को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जिब्रेलिन रिसेप्टर। जिब्रेलिन रिसेप्टर के हवाले से जो रिसर्च की गई है उससे ये पता चला है कि रिसेप्टर प्रोटीन्स या तो इसकी सेल की सरफेस के ऊपर होती हैं या फिर साइटोप्लाज्म में होती हैं। मींस जहाँ पर भी जिब्रेलिन एंटर होता है या तो उसके रिसेप्टर सेल की सरफेस पे हैं या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। फिर ये क्या करते हैं, जिब्रेलिन्स अपने रिसेप्टर्स के साथ मिलके रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स माइग्रेट होके न्यूक्लियस में चला जाता है। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये जिब्रेलिन्स क्या करते हैं, जो कि रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, ये वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं डीएनए की, जिससे क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाते हैं, फिर इनकी ट्रांसलेशन होती है जिससे प्रोटीन्स बनती हैं, और ये प्रोटीन्स फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाती हैं। फिर recent evidences indicate that the जिब्रेलिक एसिड रिसेप्टर इज़ लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। की कुछ और रिसर्चेस से पता चला कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद हैं। Some जिब्रेलिक एसिड analogues have been synthesized which being membrane impermeable are not able to cross the membrane। कुछ जिब्रेलिक एसिड जैसे सिंथेटिक एनालॉग्स इनके बनाए गए, और ये जो जिब्रेलिक एसिड है ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, कि ये ऐसा नहीं है कि ये खुद से जो है ना मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर हो जाएगा। इसके लिए कोई रिसेप्टर या कुछ चाहिए जो इसको एंटर करे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड। However, these are found to be active when added to alluron protoplast, indicating that entry into the cell is not necessary for activity। तो इस केस में जब ये रिसर्च की गई तो उसमें देखा गया कि जब एल्यूरोन प्रोटोप्लास्ट पे ये अप्लाई किया जाता है तो ये देखा गया है कि ये जो पहले स्ट्रक्चर देख लें आप, ये जो इसकी एंडोस्पर्म की वाल होती है इसको एल्यूरोन कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसके अंदर जो हिस्सा है वो एंडोस्पर्म है। तो दीज आर फाउंड टू बी एक्टिव व्हेन एडेड टू एल्यूरोन प्रोटोप्लास्ट। के एल्यूरोन प्रोटोप्लास्ट पे मीन्स उसकी सेल वॉल को छोड़ के अंदर वाला जो हिस्सा है प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, उस पर जब इनको एक्टिवली देखा गया इट इंडिकेट्स दैट एंट्री इनटू द सेल इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एक्टिविटी। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये किसी रिसेप्टर के ज़रिए एंटर हो के इसके अंदर दाखिल हो एल्यूरोन की प्रोटोप्लास्ट में। फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट किया गया। गिलरॉय एंड जोन्स ने क्या किया कि जिब्रेलिक एसिड 3 जो है उसको
इंजेक्ट किया बार्ले की एल्यूरोन प्रोटोप्लास्ट में, ठीक है, मीन्स उसकी सेल वॉल को छोड़ के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है एल्यूरोन का, वहाँ इसको इंजेक्ट किया गया। लेकिन देखा गया कि इसको इंजेक्ट करने के बाद ये कोई अपनी जिब्रेलिक एसिड वाली एक्टिविटी जो है वो नहीं शो कर रहा, या इसका इफ़ेक्ट जो है नज़र नहीं आया। तो अब ये दो तरह का तजाद पाया गया। तो फिर बाद में देखा गया कि व्हेन द प्रोटोप्लास्ट्स आर इमर्स्ड इन जिब्रेलिक एसिड 3, कि जब इन प्रोटोप्लास्ट को जिब्रेलिक एसिड 3 के अंदर पूरी तरह इमर्स कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो ये क्या करते हैं कि ये अल्फ़ा अमाइलेज उस सूरत में प्रोड्यूस करते हैं। सो जिब्रेलिक एसिड इज़ परसीव्ड ओनली ऑन द आउटर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस सूरत में जब ये अल्फ़ा अमाइलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट मीन्स कि जब हमने प्रोटोप्लास्ट को जिब्रेलिक एसिड वाले सॉल्यूशन में डाल दिया, तो जिब्रेलिक एसिड बाहर से अंदर की तरफ किसी रिसेप्टर के थ्रू जो है वो मूव करके गया है, और वो रिसेप्टर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर फेस पे मौजूद था, जिसकी वजह से ये जिब्रेलिक एसिड जो है अंदर एंटर हुए हैं, और अंदर जाने के बाद जो इनकी एक्टिविटी है कि ये अल्फ़ा अमाइलेज एंजाइम बनाते हैं, वो ये बना रहे हैं, जिसको चेक किया गया कि वो मौजूद था। तो ये आज हमारा टॉपिक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।